सरकार के जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, बहुत कमाल का बजट लेकर हम आ गए हैं। 1,59,000 करोड़ हम दलितों को दे रहे हैं, 1,19,000 करोड़ आदिवासियों को दे रहे हैं। 0.19% ही जो है एलोकेटेड हुआ है। यहाँ 0.53%, इतना पिद्दी सा अमाउंट इस पूरे सर्कल पर आप देखेंगे कि इतना हिस्सा, चवन्नी से भी आधा हिस्सा अगर हम कहें कि इस पूरे बजट में मिला है। पॉल साहब, ये बजट जो है पहली नज़र में आपको जब बताते हैं तो हमें लगता है अरे बड़ा, ये तो अमृतमयी बजट हो गया, बड़ा शानदार सा आंकड़ा लेके आ गई है सरकार। तो व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस बजट? वो नाम शेड्यूल ट्राइब को आ रहा है, बट लेकिन पैसा मेरा नाम पर दूसरा को जा रहा है। कोई नमस्ते नाम का एक नया प्रोग्राम ले आए हैं कि मैनुअल स्क्वेंचिंग को आप मैकेनाइज कर देंगे और बाकी जो फंड है उसको ख़त्म कर दिया, उसके लिए एक फ़ंड एलोकेट किया है। तो ये क्या है नमस्ते? ये बड़े अलग अलग नाम निकाल के लाते हैं ये लोग। नाम चेंज करने से थोड़ी लोगों को खाना मिलेगा, और ये मानुअल स्कैवेंजिंग का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो बंद होगा और मशीन अगर चलेगा तो ठेकेदार के हिस्से में आ जाएगा। भारत अमृतकाल मना रहा है। आज़ादी के 75 साल हैं और इसी 75 साल के जश्न में आज़ादी के अमृतकाल में 75वें साल पर एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिसे मोदी सरकार अमृत बजट कह रही है। लेकिन इस अमृत बजट में दलित बहुजनों के हिस्से क्या आया, आदिवासियों और दलितों के हिस्से कितनी राशि आई है, क्या पिछले बजट के मुकाबले राशि बढ़ी है या फिर नई योजनाओं में कुछ कटौती की है? भारत के यूनियन बजट को समझने के लिए हम NCDHR के लोगों के पास आए हैं जो हर साल इस बजट का एक एनालिसिस पेश करते हैं। दलित आदिवासी बजट नाम से आप देख रहे हैं, ये एक बुकलेट है। इसका एक जो कंटेंट है वो पूरा इस बारे में है कि इस बजट में भारत सरकार ने दलितों और आदिवासियों के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो मेरे साथ NCDHR के अलग अलग लोग हैं। हम बीना से शुरुआत करते हैं। बीना, पिछले साल भी हम लोगों ने इस पर बात की थी कि जो बजट है उसमें हमारे हिस्से में क्या आया। मैं अभी देख रहा हूं कि इस बार बजट में थोड़ी राशि बढ़ी है, दलितों और आदिवासी के लिए कुछ अमाउंट को बढ़ाया गया है। इस बार क्या आया हिस्से में, अगर बता पाएं। देखो, राशि तो बढ़ाया है, लेकिन वो राशि क्या है और कौन सी योजनाएं के लिए है वो शायद बाकी मेरा जो कलीग्स है वो बता पाएंगे। लेकिन इस बार 1,59,000, तो 1,60,000 जो SC बजट के लिए है, और जो आदिवासी 1,20,000 19,000 जो राशि आवंटित किया है। लेकिन सिर्फ पेपर में बढ़ाया गया है, लेकिन जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, वो कौन सा योजना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, रोड बनाने के लिए है, या सब्सिडीज़, क्या यूरिया सब्सिडीज़, जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो सिर्फ जो राशि की बात नहीं करना है हमें, वो राशि में क्या क्या योजनाएं हैं और कौन सी योजनाएं के लिए बजट आवंटित किया है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सरकार के जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, बहुत कमाल का बजट लेकर हम आ गए हैं। 1,59,000 करोड़ हम दलितों को दे रहे हैं, 1,19,000 करोड़ आदिवासियों को दे रहे हैं। लेकिन इसमें स्पेशल अगर कंपोनेंट्स को देखें कि अलग अलग स्कीम में जो हिस्से में आया है, तो कोई ऐसी स्कीम जिसमें बता सकें कि सरकार ने पैसा बढ़ाया है या घटाया है, किसी स्कीम के बारे में बताएं हमें। तो जहाँ पे सरकार ने बढ़ाया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बढ़ा है। पिछले साल 5,000 करोड़ था, इस साल 6,000 तकरीबन है, तो उसमें बढ़ाया गया है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी मांग है कि हमें 10,000 करोड़ चाहिए सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, क्योंकि वो डिमांड काफ़ी हाई है। हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वो बहुत ही एक अच्छा योजनाएं है, तो उसके लिए हमारे मांग है, तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। 3 साल पहले वित्त मंत्री ने ये घोषित किया था कि 7,000 करोड़ देंगे सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन वो अब तक वहाँ तक पहुँचे नहीं, अब तक 6,000 तक ही। लेकिन ठीक है, फिर भी बढ़ाया गया है, तो वो एक अच्छा स्कीम है हमारे लिए। दूसरी बात ये है कि जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स है तो आदिवासियों के लिए, वो भी राशि काफ़ी बढ़ाया गया है। पिछले साल 2,000 करोड़ था, इस साल 5,000 करोड़ है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा स्कीम है।
बाकी जो स्कीम्स में जो अच्छे स्कीम्स है उसमें राशि नहीं है कि ओवरसीज स्कॉलरशिप। सब लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी में पढ़ना चाहिए, लेकिन जो भी मिनिस्टर्स है, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बॉस्टन में या लंदन में या कैलिफोर्निया में। इसके लिए हमारे बच्चे भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर जाके पढ़ाई करके फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उसके लिए NOS का जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप कम बहुत कम राशि है, उसमें बहुत कम बच्चे जा सकते हैं। तो उसमें भी अगर थोड़ा बढ़ाया जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। इस बार सिर्फ 40 करोड़ है ST के लिए और 50 करोड़ है SC के लिए। तो में 90 करोड़ सिर्फ ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए। तो वो बहुत ही कम बजट है हमारे हिसाब से, तो उसमें और बढ़ाना चाहिए। मोटा मोटी हम समझें कि एक अगर ओवरसीज़ में मुझे पढ़ना है, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, तो मेरे प्रोग्राम के लिए 1 करोड़ रुपया ओवरऑल लग जाता है। तो 90 बच्चे, 100 बच्चे भी नहीं जा सकते इस पूरे प्रोग्राम में। तो ये एक बड़ी बात बीना में बता रही है कि ओवरसीज स्कॉलरशिप में भी कटौती है और 90 करोड़ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। एंड पॉल दिवाकर है NCDHR से। पॉल साहब, ये बजट जो है पहली नज़र में आपको जब बताते हैं तो हमें लगता है अरे बड़ा, ये तो अमृतमयी बजट हो गया, बड़ा शानदार सा आंकड़ा लेके आ गई है सरकार। तो व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस बजट? इसमें दो तीन बात है। ओके, गुड, एटलीस्ट एलोकेशन में अच्छा लगता है देखने के लिए, कागज़ लिखने के और वो पार्लियामेंट में अनाउंस करने के लिए, मिनिस्ट्री में बोलने के लिए बहुत बहुत अच्छे है। वो भी ट्रांसपेरेंटली बोलता है, वो बहुत गुड। बट लेकिन हम अंदर देखें तो वो क्या है, वो शेड्यूल ट्राइब्स को 23,375 करोड़ वो सिर्फ 4 लेन हाईवे को दे रहा है। ओके, एकलव्य स्कूल को दे रहा है, वो बड़ा कर दिया। बट लेकिन ये 4 लेन हाईवे को क्यों देना है? अरे वो मेन लिंक रोड्स को चाहिए उनको, हाईवे ने, हाईवे हमको हमारा देश को चाहिए, वो कर दीजिए। वो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा है, बट लेकिन हमारा दलितों को और आदिवासियों को पैसा में वो हाईवे को क्या बोल रहा है? देर थोड़ा वो प्रायोरिटीज लगता है, वो सीधा साफी नहीं है। वो नाम शेड्यूल ट्राइब को आ रहा है, बट लेकिन पैसा मेरा नाम पर दूसरा को जा रहा है। अगर यूरिया फर्टिलाइजर को, ओके, फार्मर्स भी है, बट लेकिन आउटकम बजट बोल रहा, आप सीधा साफी वो इधर लिखो कितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वो ले रहा है, वो लिखना है। बट अगर आउटकम बजट हम देखा, बट लेकिन एक की वर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वो यूरिया में नहीं है। सो हम कैसा लगता है, अगर एक ही मेंशन भी नहीं है तो वो कैसा जा सकते हैं, वो पैसा वो नहीं जा सकता है। सो इसलिए 1,20,000 करोड़ रुपया वो जा रहा है, वो ST को आप एलोकेट कर दिया। बट लेकिन कितना पैसा वो डायरेक्टली जा रहा है? आई थिंक लगभग इधर हम बोला, अगर इधर देखें तो ओनली 24,388। सो कितना है स्कीम्स में से गया पैसा? वो 1,19,000 को दिया गया है, वो अच्छी बात है। बट लेकिन सीधा साफी स्कीम आप देखें तो 24,300, 25,000 करोड़, किधर 1,20,000 है, 25 है। इतना में ये इसमें भी खर्च कैसा हो रहा है? आप इन्वॉल्व करो, डिज़ाइन में आप इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेशन करो। दलितों बजट को भी वही टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन को आप दे रहा है। तो इन व्हाट वे वो कंसर्न है, वो टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसा दलित मुद्दे को कैसा वो अगर डेवलपमेंट को कैसा कर सकते हो? नहीं, वो हायर एजुकेशन को दे दो, अच्छी तरह फुल नवोदय स्कूल्स को दे दो, दे दिया। बट लेकिन ज़्यादा बढ़ सकते, डिस्ट्रिक्ट में कर सकते। सो ये हम देखे समय में 1,60,000 करोड़ किधर है, वो 30,000 करोड़ किधर है। ऑलमोस्ट 6 टाइम्स के ऊपर वो हमारा पैसा पूरा
स्प्रेड आउट कर रहा है वो। मैं इसमें बस एक चीज़ समझना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ी आसानी हो समझने में। ये जो अमाउंट टारगेटेड स्कीम में आप बता रहे हैं कि अमाउंट तो डिक्लेयर हुआ है 1,59,000 60,000 करोड़ के आसपास, और एससी के लिए 1,19,000 करोड़, लेकिन टारगेटेड स्कीम में बहुत कम पैसा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस विद द अदर प्रोजेक्ट्स इन द टारगेटेड स्कीम, थोड़ा उसके बारे में बता पाएँ। सी शेड्यूल का कंपोनेंट प्लान वो क्या, वो में हम नहीं, वो नीति आयोग से अगर गाइडलाइंस पढ़े तो क्यों चाहिए ये स्कीम डायरेक्टली शेड्यूल का इंडिविजुअल को और फैमिली को और कम्युनिटी को जाना है, किधर वो रहता है उधर हैबिटेशन को जाना है, वही। अदरवाइज वाई यू डू, क्यों हमको स्कीम चाहिए ये, बिकॉज वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको कितना स्पेंड कर रहे हैं वो स्पेंड कर रहे हैं, बट इस उसके ऊपर वो डायरेक्टली कुछ समय 4,40,000 crores हमारा बजट है, नॉट समथिंग सच ए ह्यूज बजट। सो यू आर मेंटेनिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ द बजट फॉर डायरेक्ट स्कीम्स। वो डायरेक्ट मतलब है तो आप है आपका एजुकेशन को, आपका लाइवलीहुड को, अगर आपका मकान को और कुछ हेल्थ फैसिलिटी को, इस तरह जाना है। बट लेकिन ये नॉन टारगेट स्कीम का है, आपका शहर के ऊपर नाम पर पैसा आ रहा है, बट लेकिन वो दिल्ली में रोड पर रबराइज्ड रोड कर रहा है उसको, अभी नहीं, वो 20 साल के बाद वो दिल्ली गवर्नमेंट भी उस तरह किया, वो रोड में तार डाल के वो शेड्यूल कास्ट सब प्लान में डाल दिया, वो कॉमनवेल्थ नेम पर। सो उसी तरह हम बोल रहा, उसी तरह मत ले लो। वो अगर आप सीधा साफी बजट में भी बोलो हम 30,000 देंगे, बट लेकिन समझ में आएगा ना। हाँ वो कर सकते हैं, बट लेकिन क्यों इस तरह कंप्लीटली आप डाइवर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं। पॉल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि आंकड़ों की कलाकारी कैसे की जा रही है, कि अनाउंसमेंट तो है 1,59,000 करोड़ फॉर एससी एंड 1,19,000 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लेकिन वो जब स्पेशली वैसी योजनाएं जिनसे सीधा इन वर्गों को फ़ायदा होता है उसमें उसका लोकेशन बहुत कम है, 25,000 करोड़ और 30,000 करोड़ का है। बाकी जो पैसा बचता है उसे अलग अलग काम में इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है, जैसे सड़कें बनाने का या फिर पुल बनाने का या स्टेडियम बनाने तक के काम इस SC/ST के एलोकेटेड फंड से हुए हैं। बीना, मैं अगर इस में महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल लूं कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो अपराध होता है और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी मदद के लिए, अपराध को रोकने के लिए सरकार बजट में एलोकेशन करती है। इस बार क्या बजट में एलोकेटेड अमाउंट है, क्या ये बड़ा है या कम हुआ है, कितना हिस्से आया है भारत की दलित आदिवासी महिलाओं के? देखो, टोटल बजट से अगर ये देखा जाए तो सिर्फ 0.53% जो दलित महिलाओं के लिए और सिर्फ 0.19% आदिवासी महिलाओं के लिए। इससे स्पष्ट रूप में हमें पता चलता है कि योजनाएं जो दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत ही कम है। उसमें से अगर हम 8,000 तकरीबन क्राइम्स होता है, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन होता है, शोषण जो दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए 500 करोड़ इस बार आवंटित किया है POA एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसमें से 150 करोड़ महिलाओं के जो शोषण पे मतलब आवंटित किया है। तो ये भी बहुत कम रकम है, क्योंकि अगर हम निर्भया कांड की बात, उन्होंने एक फंड शुरू किया है 1,000 करोड़, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। और अगर हम सिर्फ जो केसेस, सिर्फ अब शोषण देखेंगे तो इतने बड़े हैं हमारे जो नंबर्स हैं, तो उसमें और इसमें कोई मैच ही नहीं है, बहुत ही एक बड़ा गैप है। तो हमारा वही भी डिमांड है कि ये जो विशेष घटक योजना है जो SCP-TSP है, इसमें से 50% सिर्फ दलित और आदिवासी महिलाओं के लिए आवंटित होना चाहिए। ये एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं, बीना, जो ये बजट दिखा रही हैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये पूरा जो येलो सर्कल आपको भरा हुआ नजर आ रहा है, ये भारत के बजट का, बाकी के बजट का हिस्सा है। और ये जो इतनी सी एक छोटी सी डॉट आपको नजर आ रही है, ये भारत में दलित महिलाओं के लिए जो फंड है उसका हिस्सा है। दलित महिलाओं के लिए, जिसमें खासकर शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं 7,543, और इस तरफ आप देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब में एक बहुत छोटा सा डॉट आपको नजर आएगा, 2,658 करोड़ रुपए महज
0.19% ही जो है एलोकेटेड हुआ है। यहाँ 0.53%, इतना पिद्दी सा अमाउंट इस पूरे सर्कल पर आप देखेंगे कि इतना हिस्सा, चवन्नी से भी आधा हिस्सा अगर हम कहें कि इस पूरे बजट में मिला है, वो हालत हमारी इस स्कीम में इसमें हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बीना हम दे रही हैं। मेरे साथ और साथी हैं, अधिकांश जी हैं। मैं इस स्कीम पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है उसमें जो खासकर महिलाएं और बच्चे जुड़े होते हैं, उनकी रिहैब के लिए, उनके एजुकेशन के लिए पहले फंड्स होते थे, उसको खत्म कर दिया गया और कोई नमस्ते नाम का एक नया प्रोग्राम ले आए हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को आप मैकेनाइज कर देंगे और बाकी जो फंड है उसको खत्म कर दिया, उसके लिए एक फंड एलोकेट किया है। तो ये क्या है नमस्ते? ये बड़े अलग अलग नाम निकाल के लाते हैं ये लोग। आप तो जानते ही है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है कितने सारे बहुत सारे शहर को नाम चेंज करती रहती है और स्कीम को चेंज करती रहती है और SC/ST का स्कीम को भी चेंज किया है। फॉर एग्जांपल आप अगर RGNF स्कीम देखेंगे, उसको अभी नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप ऐसे चेंज किया है, जिसमें कि राजीव गांधी का नाम था, इसलिए उनको लगा कि ये राजीव गांधी नहीं होना चाहिए, वो दूसरा कुछ नाम होना चाहिए। मतलब हम लोग नाम चेंज में बहुत सारे एकदम बिजी रहते हैं, पर जो रियल डेवलपमेंट है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, हमारी समाज के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, और आप लोग बस इसी में ही बस बिजी रहते हैं कि नाम कैसे चेंज हो जाए, कैसे है, और उसको हाईलाइट करते रहते हैं। तो ये जो MS एक्ट आया है, MS एक्ट 2013 आया है, उसमें से क्लियरली लिखा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग है प्रोहिबिटेड है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और ये कानून ये बोलती है कि इसमें सरकार को जितने मैनुअल स्कैवेंजर है उसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके वन टाइम कैश असिस्टेंस 40,000 देना है। उसके अलावा उनको स्किल ट्रेनिंग देना है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देके उसको कैपिटल सब्सिडी देना है। कैपिटल सब्सिडी मतलब जितना लोन दिया जाएगा, हाँ, उसमें से सब्सिडाइज स्कीम ये मैनुअल स्कैवेंजर को देना है, ताकि वो अपने पैरों में वो खड़ा हो जाएंगे और ये जो काम है उसको बंद कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे जीने का, कमाने का एक अलग तरीका मिलेगा। अभी जो पार्लियामेंट में एक सवाल आया है, उसमें जो सवाल का जवाब आया है, as many as 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। हाँ, तो उसमें से कुछ लोगों को ये ट्रेनिंग मिला है, वन टाइम असिस्टेंस मिला है, पर उसमें क्या है, जितने लोगों को मिलना चाहिए वो सब ठीक से नहीं मिल रहा। नाम चेंज करने से कोई मतलब नहीं होता है, पर वो रियल जो काम स्कीम है नमस्ते, इसमें 97 करोड़ का लोकेशन हुआ है मैकेनाइजेशन ऑफ सैनिटेशन वर्क। तो मशीनों से अब चीज़ काम होगी, तो 97 करोड़ क्या ये काफ़ी है पूरे देश में मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने और इस पूरे काम को निपटाने के लिए? जैसे कि मैंने बताया कि 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर को आप 97 जो करोड़ है उसको बस डिवाइड कीजिए और उसका यूनिट कॉस्ट निकालिए। हाँ, उसमें जो 40 हज़ार, आप बस 58 जो 1000 है उसको बस 40,000 में बस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, क्या ये सफिशिएंट है या इनएडिक्वेट, उसमें पता चलेगा। इसके अलावा सरकार का कानून ये बोलती है, कानून मैंडेट करती है गवर्नमेंट को कि भाई तुम उसको स्किल बढ़ाओ और सब्सिडाइज लोन दे दो। तो ये काम किसका है? ये कानून बोलने के बाद भी सरकार चुपचाप है। क्यों है? नाम चेंज करने से थोड़ी लोगों को खाना मिलेगा, और ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो बंद होगा और मशीन अगर चलेगा तो ठेकेदार के हिस्से में आ जाएगा। और जो मैनुअल स्कैवेंजर के जो कम्युनिटी है उनको काम में क्या करेंगे, वो लीज में लेंगे या तो प्राइवेट नौकरी में देंगे। आप ये कह रहे हैं कि मशीन होंगी तो ठेके पे चली जाएगी, ठेकेदार को पैसा जाएगा, जो वर्कर मैनुअल स्क्वेंजिंग में लगे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। देखो, इनको ऐसे हायर करेंगे कि भाई आपको पसंद है तो आप काम करो, वेज कम है, इतना ही दिया जाएगा। हाँ, उसमें से ये कंट्रोल जो मैकेनिज्म है उसमें कम्युनिटी का नहीं होगा, रादर
प्राइवेट कंपनी का होगा। आउटसोर्स करेंगे वो। हाँ, बहुत सारे कंपनी उसको हायर जरूरी करेंगे। बात जो है ये लोग बता रहे हैं कि इसका फायदा सीधे समाज को ना हो के उनके लोगों को ना हो के अलग अलग लोगों को हो सकता है। और खासकर ये नमस्ते स्कीम में मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए जो फंड था उसको ख़त्म करके 97 करोड़ सिर्फ मैकेनिज्म के लिए डाला गया है। इससे सीधे तौर पर उन्हें कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। पिछली बार भी सरकार ने इसी तरह से हवाई दावे किए थे, लाखों करोड़ के बजट का ऐलान किया था, लेकिन 76% ऑफ द टोटल बजट ऑफ SC/ST वाज डाइवर्टेड टू डिफरेंट फंड्स। उनका अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया था, वो अन्य मदों में खर्च कर दिया गया था। 97,000 करोड़ के आसपास का फंड था जिससे अलग अलग काम किए गए। सड़कें बनाने के लिए 4545 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया जो कि SC/ST के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होना था। इस तरह से फंड का डाइवर्जन भी बड़ा मुद्दा है जिस पर हम आपको आने वाले समय में विस्तृत और एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। बजट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझने में लोगों को आम राय बनाने में मुश्किल होती है, लेकिन NCDHR जो आदिवासी दलित बजट लेकर आता है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम इससे कम से कम समझ तो पा रहे हैं कि शब्दों की कलाकारी में, आंकड़ों की हेराफेरी में हमारे हिस्से आखिर क्या आया है। इस बारे में आपका क्या कहना है, ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है। इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।